हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपने अभी तक इस अध्याय का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10th क्लास का विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस मिलने वाला है और जल्द ही मैथमेटिक्स की क्लासें भी शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपन इस अध्याय के अगले मुहिम पर। तो अपन ने पहले देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल भी देखे थे और कुछ प्रेक्षण देखे थे जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। और रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया को अपन किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो भी अपन ने उस सेपरेट वीडियो में देखा था। अब नेक्स्ट चलने वाले हैं अपन कि रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करें। यानी कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो होती है जैसे ए प्लस बी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे कोई ए बी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ बना है, तो इसको संतुलित करना भी आवश्यक होता है। यानी कि दोस्तों आपने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्यमान होता है अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से बाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही उसका सर्जन यानी कि विकास होता है। यानी कि ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना ही घटेगा। कुल मिलाकर के दोस्तों द्रव्यमान है वो संरक्षित रहने वाला है। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की। तो यहाँ पर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है न ही विनाश। यानी कि ना तो द्रव्यमान बनता है ना बिगड़ता है, जितना है उतना का उतना ही रहने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लेते हैं अपन ने कोई अभिक्रिया लिखी ए प्लस बी है, ये अभिक्रिया करके मान लेते हैं ए टू बी बन गया, ए टू बी बन गया। तो इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होती है जिसमें अभिकारक में जितने जितने जो अल्फाबेट है यानी कि जितने तत्व है, यानी कि अभिकारक में जितने तत्व है उतने के उतने तत्व किस में होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। जैसे ए प्लस बी बना तो ए टू बी बना, यानी कि यहाँ पे ए 2 है तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। यहाँ पर 2a बन गया प्लस बी क्या बन गया, ए टू बी बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए के परमाणु कितने हैं, तो ए के परमाणु इधर भी 2 हैं, ए के परमाणु इधर भी 2 हैं, बी के परमाणु इधर कितने हैं, तो 1 है, बी के परमाणु इधर भी 1 है। इस तरह से आप देखते हैं कि LHS जो साइड है वो RHS के बराबर हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। इससे पता चलता है कि ये अभिक्रिया संतुलित है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी अभिक्रिया आ जाए तो इसी प्रकार से उसको संतुलित करते हैं। आपके 10th क्लास में सबसे तो चर्चित विधि है अभिक्रियाओं को संतुलित करने की, यानी कि चरणबद्ध संतुलित करने की जो सबसे चर्चित विधि है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि यानी कि जब तक प्रयास करते रहो तब जब तक कि आपकी अभिक्रिया संतुलित ना हो जाए। यानी कि आप आगे पीछे 2 4 1 3 कुछ ना कुछ लगाते रहो जब तक कि अभिक्रिया संतुलित हो जाए। तो इस तरह से अपन इसको प्रयास करते हैं, यानी कि प्रयास करके अभिक्रियाओं को संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल विधि, प्रयास करके अभिक्रियाओं को संतुलित करना। नेक्स्ट देखते हैं इसके चरण को। यहाँ पर मैं आपको एक अभिक्रिया लेकर के समझा रहा हूँ। जैसे आपकी किताब का ये अभिक्रिया है, ये Fe+H2O, जब फेरिक के अंदर जल मिलाते हैं तो Fe2O3+H2 बनता है। ये एक रिएक्शन है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन से मैं आपको समझाऊंगा चरणबद्ध तरीके से किस तरह से आप अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो ये अभिक्रिया ले रहा हूँ, हो सकता है आप कोई दूसरी अभिक्रिया लो, अगर उसको संतुलित करें तो चरण है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, नो डाउट। कई बार क्या होता है, कोई बंदा अभिक्रिया दूसरी ले लेता है, वहाँ पर चरण कम पड़ जाते हैं या ज़्यादा चरण हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। चरण कम ज़्यादा हो जाता है, ये अभिक्रिया पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी अभिक्रिया संतुलित करने के लिए उठाई है।
यहाँ पर है सबसे पहले क्या करते हैं, तो आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना है। वैसे संतुलित तो कर ही लेता है, यहाँ पे 2 4 कैसे कैसे, जैसे मैं इसको संतुलित करता हूँ तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, इधर इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर H2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले संतुलित करना है, तो जैसे इसको अपन आराम से संतुलित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 वगैरह कुछ भी लगा करके इसको संतुलित किया जा सकता है। एक्चुअल में ये अभिक्रिया में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्या कर लो, 4 कर लो, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है। तो Fe प्लस H2O एक्सचेंज होकर के Fe2O4 प्लस H2 बनता है। यहाँ पे 3 की जगह क्या है, 4 कर लेना। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखना है और उसके चारों ओर बॉक्स कर देना, जैसा कि यहाँ पे बॉक्स, ये बॉक्सिंग किया गया है सबके। तो आपको क्या करना, सबको इस तरह से बॉक्सिंग कर देना। आप चाहो तो इस तरह से बॉक्सिंग भी कर सकते हो या फिर आप कलर्ड भी कर सकते हो। ये इसलिए करते हैं ताकि अपन है ना, अपन इनके बाहर इनके अंदर कुछ चेंज ना कर सकें। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे H2O लिखा हुआ है ना, H2O, इसको आप कभी भी HO नहीं लिख सकते, H2 तो H2 ही रहेगा, इसलिए इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसको पहले क्या कर देते हैं, बॉक्स साइज कर देते हैं। पहले इसमें क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। अपन बॉक्स क्यों करते हैं, ताकि अंदर कुछ भी चेंज अपन ना कर सके। जो कुछ भी संतुलित करने के लिए आपको 1 2 कुछ लगाना है तो ये आगे लगाते हैं, इसके क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 4 कुछ भी लगाना है वो आगे यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए इसको बॉक्स साइज करते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है, अभिक्रियाओं को बॉक्स के अंदर डाल लो। दूसरा है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट करते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में एक तो LHS साइड है, एक RHS साइड है। ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। तो LHS साइड के अभिकारक इधर लिखते हैं, RHS साइड के अभिकारक इधर लिखते हैं। इस अभिक्रिया में कुल कितने तत्व है, एक तो Fe का तत्व है, एक H का तत्व है, एक O का तत्व है। कुल मिलाकर के 3 तत्व है। देखो Fe, O और H, तो Fe, H और O, ये 3 तत्व लिख लिए। LHS साइड में कितने हैं, Fe का 1 है, H का कितना 2 है, O का कितना है 1 है। इधर देखेंगे LHS साइड में, RHS साइड में कितना है, Fe का 3 है, Fe का 3 है। तो यहाँ पे Fe3O4 बनता है ना। यहाँ पे भी और गलती होगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो Fe3O4 है। Fe यहाँ पे ये जो सूत्र है ना, ये क्या है, यहाँ पे Fe3O4 है यहाँ पे, है ना। ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया है। हाँ, एक्चुअल में ऐसा यौगिक भी बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया में ये गलत छापा गया है। यहाँ पे ये नहीं है, दूसरी वाली अभिक्रिया संतुलित कर रहे हैं। तो इसके स्थान पे आपको क्या करना है, ये करना है Fe, क्या करना है आपको, Fe, इसके स्थान पे क्या करना है आपको, Fe3O4 है। तो अगर अपन LHS के RHS के अंदर देखेंगे, RHS के अंदर देखेंगे RN की साइड की तरफ, तो यहाँ पे Fe कितने हैं, तो Fe 3 है। H कितने हैं, H 2 हैं। H यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, और यहाँ पे O कितने हैं, तो O यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं, O 4 है। ये नहीं मानना है आपको, ये मानना है। तो Fe कितना, Fe3, Fe कितना 3 है, O कितना है 4 है, और H कितना है, तो H यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, H 2 दिख रहा है। तो आपने RHS साइड की तरफ भी ले लिया और LHS की तरफ भी ले लिया। तो इस तरह की आपको सारणी बनानी होती है। तीसरे चरण में क्या करते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक को क्या करते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक अथवा उत्पाद को सबसे पहले संतुलित करते हैं। सबसे अधिक जो परमाणु होता है जिसमें, यानी कि ऐसे यौगिक को सबसे पहले संतुलित करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु है। यहाँ पर अगर बात करें इस अभिक्रिया में, Fe 1 है, H2O 2 है, Fe3O4 1, यहाँ पे देख रहे हो H2O है। तो यहाँ पे आप देखो कि Fe 1 ही है, H 2 है, O 1 है, O यहाँ पे 4 है, Fe 3 है, H यहाँ पे 2 है। सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जिस यौगिक के अंदर ज़्यादा परमाणु है, उस यौगिक को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पर Fe3O4 के अंदर ज़्यादा है, तो इसको सबसे पहले संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे अधिक तत्व वाले अभिकारक या उत्पाद को सबसे पहले क्या करते हैं, अंक लगा करके उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को संतुलित करके यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। सबसे ज़्यादा परमाणु वाला यौगिक संतुलित हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु रखने वाला जो है कंपाउंड, वो संतुलित हो चुका है। यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन भी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी अपन ने 4
कर दिया। जैसे ही अपन यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करते हैं, अगले चरण में क्या करेंगे, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति ही संतुलित करते हैं। इसी की भांति सबसे पहले कौन सा करना है, जिसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है उसको संतुलित करना है। उसके बाद पहले चरण में क्या किया, बॉक्स कर दिया। दूसरे चरण में क्या किया, दूसरे चरण में क्या किया, पहले चरण में आपने बॉक्स किया, दूसरे चरण में टेबल बनाई। टेबल से किस लिए बनाई टेबल, ये टेबल इसलिए बनाई अपन ने ताकि इसमें परमाणु की मैक्सिमम संख्या पता चल सके। यहाँ पे मैक्सिमम संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे संतुलित करेंगे, यानी कि परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा जिसकी है उसको संतुलित करेंगे। आपने सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल में सबसे ज्यादा तत्व सबसे ज्यादा परमाणु किसके, ऑक्सीजन के, इसलिए यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया। किसमें, तीसरे चरण में। पहले चरण में टेबल बना, पहले चरण में बॉक्स साइज किया, दूसरे चरण में टेबल बनाई, टेबल से यह पता किया कि किसके परमाणु सबसे ज्यादा है, और फिर तीसरे चरण में क्या किया, ज्यादा परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कर लिया। उसके बाद में चौथे चरण में क्या करते हैं, चौथे चरण में अपन क्या करते हैं, तीसरे चरण की ही बाती बाकी तत्वों को भी क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। बाकी तत्वों को संतुलित करने का मैं आपको हिंट बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पे 4 रखते हो, 4 रखते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से 2 है, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गए, 8 हो गए। अब हाइड्रोजन तो इधर तो 2 ही है, अब 8 करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में अपने यहाँ पे 4 लगा दिया, यानी कि तीसरे स्टेप में तो केवल ज्यादा परमाणु वाला यौगिक संतुलित कर लिया, ज्यादा परमाणु वाले तत्व को संतुलित कर लिया, जिसमें ज्यादा संख्या का तत्व है उसको संतुलित कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बच्चे कुचे हैं उनको भी संतुलित करना है। बच्चे कुचे के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया तो ये 4 गुना हुआ, हाइड्रोजन के आगे 4 लगाते ये 8 गुना हो गया, 4 दूनी 8, तो ये 8 हाइड्रोजन हो गया। 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे 2 तो है पहले से ही, अब 2 के आगे 4 लगा दूंगा मैं, तो 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पे Fe है, Fe यहाँ पे 3 पड़े हुए, कितने पड़े हुए, 3। इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Fe को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि Fe को 3 से संतुलित कर दिया, यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे H कितना है, H यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ऊपर दिखा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो, तो यहाँ पे भी 8 हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में अपन इसको चेक करते हैं कि ये संतुलित है या नहीं, तो तत्वों को अपन चेक करते हैं। तो इस तरह से एक वापस टेबल भी बना सकते हो आप, और चाहो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है, इधर H 4 दूनी 8 है, इधर भी H 4 दूनी 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि 4 गुना 1 4 होगा। ठीक इसी प्रकार से सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को इन दोनों समान करते हैं। अब विकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखते हैं। इसमें एक चरण आप बीच में और भी डाल सकते हो, आप पुण्य टेबल बना करके दिखा सकते हो। जो आपने टेबल ऐसी बनाई ना, इस तरह की टेबल यहाँ पे बना कर दिखा सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, बराबर बराबर सिद्ध करना है कि यहाँ पे Fe, यहाँ पे भी Fe बराबर बराबर, इस तरह से आपको सिद्ध करना, जिससे कि विक्रिया संतुलित हो जाए। फिर लिखते हैं भौतिक अवस्था के संकेत। भौतिक अवस्था के संकेत में क्या होता है, ठोस के लिए कुछ अलग लिखते हैं, द्रव के लिए कुछ अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ठोस अवस्था में तो उसके लिए S लिखते हैं, द्रव अवस्था में तो उसके लिए L लिखते हैं, गैस अवस्था में तो उसके लिए G लिखते हैं, जलीय अवस्था में तो उसके लिए AQ यानी एक्वा लिखते हैं। यानी कि सब ठोस है तो सॉलिड के लिए S आ गया, द्रव है तो लिक्विड के लिए L आ गया, गैस है तो गैस के लिए G आ गया, और जलीय अवस्था के लिए AQ आ गया। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, Fe में S आ रहा है, सॉलिड है, H2O में G आ रहा है, Fe2O3 के अंदर S आ रहा है, H2 के अंदर G आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे के सारे की क्या लिखी हुई, सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड में तो सॉलिड स्टेट, गैस की अवस्था में तो गैस। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जल किस अवस्था में है, तो यहाँ पे गैस की अवस्था में। Fe2O3 किस में है, तो ये Fe2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे Fe3O4 है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये किस अवस्था में है, तो ये सॉलिड स्टेट में, तो इसके कोष्टक में S लिख देंगे। इसी प्रकार से कुछ अन्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर लिखाते हैं। यानी कि कोई अभिक्रिया जब होती है तो दो पदार्थ आपस में ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है, या दाब लगाना पड़ता है, या कोई उत्प्रेरक लगाना पड़ता है। तो उन उत्प्रेरकों, ताप दाब को कहाँ लिखते हैं, उसको इस तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है।
तो आई होप आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करने के चरण पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कई सारी अभिक्रियाएं हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशिक अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं, अपचयन उपचयन, ये सारी अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही बने रहिएगा इस चैनल पे ताकि हम और प्रोत्साहन के साथ में आप तक कंटेंट पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।